हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 9 अगस्त 2024 के करंट अफेयर के साथ। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। आज की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो ये है कि भारतीय एम्प्लॉयज को सबसे ज्यादा वर्क कल्चर अगर पसंद आता है तो वो माइक्रोसॉफ्ट और टीसीएस का पसंद आता है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे वीडियो के बीच में। पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि पुरगा हवाएं जो है ये आमतौर पर कौन से देश में चलती हैं। पुरगा हवाएं जो है ये ठंडी हवाएं होती हैं और ये कहाँ चलती हैं, ये रूस में चलती हैं। तो मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है आप में से। रशिया इज द राइट आंसर। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंतर्गत कौन सी एक नई पहल की शुरुआत करी गई है। ये जो नई पहल की शुरुआत करी है इसका नाम है मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स। इसका मेन उद्देश्य ये है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत भर में ऐसा युवा वर्ग जो कि गांव से बिलोंग करता है या फिर पिछड़े हुए क्षेत्र से बिलोंग करता है, लेकिन उसमें स्किल है किसी तरीके की, जैसे मान लीजिए कि वो क्राफ्ट का कोई आइटम बनाना जानता है या फिर इसके अलावा कोई और ऐसा प्रोडक्ट जो कि डेकोर आइटम है मार्केट में बिकने वाला हो, तो उसमें उनको पॉलिशिंग कराई जाएगी। मतलब कहने का कि उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी जाएगी और ये बताया जाएगा कि मार्केट लेवल का ये प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए। तो ये है इसका मेन उद्देश्य, जिससे कि वो आगे चलकर और बेहतर अपना जीवन यापन कर सकें और पैसे अच्छे से अच्छे कमा सकें मार्केट में। ये कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक पैक्ट साइन किया है और ये दोनों मिलकर कोयले को एसएनजी में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। मतलब कोयले को सिंथेटिक नेचुरल गैस में कन्वर्ट करने के लिए एक नए प्लांट की स्थापना करेंगे। ये पैक्ट कोल इंडिया लिमिटेड और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इन दोनों के बीच में साइन किया गया है। इस पैक्ट के अंतर्गत एक नया प्लांट स्थापित किया जाएगा। यह प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ध्यान रखें, यह वेस्ट बंगाल में जो रानीगंज पड़ता है, रानीगंज में कोल इंडिया लिमिटेड का पहला प्लांट लगाया गया था। इसके ऊपर अभी कुछ टाइम पहले एक मूवी भी आई थी, काफी अच्छी मूवी थी, अक्षय कुमार को उसमें कास्ट किया गया था, जिसमें रानीगंज की एक घटना के बारे में भी बताया गया था। तो ये जो रानीगंज वाला प्लांट है, उसी प्लांट के परिसर में ही ये प्लांट लगाया जाएगा, जहां पर कोयले को सिंथेटिक नेचुरल गैस में कन्वर्ट किया जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता और इसके चेयरमैन है पीएम प्रसाद। कौन है? पीएम प्रसाद। बाकी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1984 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन है संदीप कुमार गुप्ता। गति शक्ति विश्वविद्यालय ने नीदरलैंड की एयरक्राफ्ट कंपनी है जिसका नाम है एयरबस, इनके साथ पैक्ट साइन किया है और इनके साथ मिलकर भारत के कौन से शहर में इन्होंने अपना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इसको नई दिल्ली से लॉन्च किया गया है। गति शक्ति विश्वविद्यालय भारत का ही संस्थान है जो कि सिविल एविएशन सेक्टर में काम करते हैं, और एयरबस एक एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है जो कि नीदरलैंड की है। ये दोनों मिलकर भारत में जो सिविल एविएशन सेक्टर के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। इसका मेन उद्देश्य है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, कि किस तरीके से एयरलाइंस में हर एक चीज को सिक्योरिटी पर्पस से और सेफ्टी पर्पस से आप यूज करें और उसी तरीके से उसे प्रोसीड करें। ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया है, इसमें नेपाल की तरफ से और भूटान की तरफ से, दोनों तरफ से चार चार प्रोफेशनल्स का डेलीगेशन भारत में आया है। मतलब ये भी ट्रेनिंग ले रहे हैं इसके अंतर्गत। एयरबस कंपनी की स्थापना 1970 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड और इसके सीईओ हैं गुलाइम फौरी। क्या नाम है? गुलाइम फौरी। ये कौन सी कंपनी है जिसको हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई है जिसका नाम है रैंड स्टैड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये कौन सी कंपनी है जिसको भारत में बेस्ट एम्प्लॉयर का टाइटल दिया गया है, मतलब यहाँ के एम्प्लॉयज सबसे ज्यादा खुश हैं। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो अपनी इस कंपनी से सबसे ज्यादा खुश हैं। ये जो लिस्ट जारी करी गई है, इस लिस्ट में वर्क लाइफ बैलेंस हो गया और रेपुटेशन हो गई कंपनी की, फाइनेंशियल फेज हो गया, जॉब सिक्योरिटी कैसी है, करियर एस्पेक्ट्स कैसे हैं,
तो इन सारे मानकों को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट बनाई गई है। माइक्रोसॉफ्ट इसमें नंबर 1 पे रही है। दूसरी पसंद लोगों की है भारत में टीसीएस। मतलब दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा लोग ये चाहते हैं कि हाँ, टीसीएस एक अच्छा बैनर है, उसके अंतर्गत काम करना काफ़ी सिक्योर होता है और रेपुटेड होता है। तीसरे नंबर पे अमेज़न है लोगों की पसंद, चौथे नंबर पे टाटा पावर है और पाँचवें नंबर पे है टाटा मोटर्स। मतलब आप ये समझ लीजिए टॉप 5 में भारतीय लोगों की पसंद 3 कंपनियाँ टाटा की हैं। एक तो टीसीएस जो कि दूसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे टाटा पावर और पाँचवें नंबर पे टाटा मोटर। ये बात ये बताती है कि जो टाटा बैनर है, वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कितना हेल्दी एम्बियंस और कल्चर ऑफिस में देता है। हाल ही में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के नए मेंबर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो अब से इसके नए मेंबर अपॉइंट किए गए हैं हरीश दुदानी। कौन है हरीश दुदानी? और जो सीईआरसी है इसकी स्थापना इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 1998 के अंतर्गत करी गई थी। ये कमीशन जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ऑपरेट किया जाता है और इसकी स्थापना का मेन उद्देश्य ये है कि भारत में मैक्सिमम जगहों तक इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली पहुंचना। हाल ही में एक और अपॉइंटमेंट ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, आपको शायद याद होगा। बीएसएफ के एडिशनल डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो ये हैं दलजीत सिंह चौधरी और ये सशस्त्र सीमा बल के भी डायरेक्टर जनरल हैं। अतिरिक्त पदभार इनको बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल का भी दिया गया है। हाल ही में डीएलएफ इंडिया के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? डीएलएफ नाम आपने आई एम वेरी श्योर सुना होगा, आपने देखा होगा जरूर कहीं ना कहीं इसका बोर्ड। डीएलएफ जो है ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है या आप बोल सकते हो रियल एस्टेट कंपनी है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि इन्होंने शुरुआत गुरुग्राम से करी थी, तो आज की डेट में गुड़गांव में मैक्सिमम प्रॉपर्टी डीएलएफ की ही है। इसका फुल फॉर्म है दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। तो इसके जो नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं ये हैं महेंद्र सिंह। और महेंद्र सिंह 1981 बैच के आईआरएस अधिकारी रह चुके हैं और इसी साल मार्च 2024 में रिटायर हुए हैं। अब डीएलएफ ने इनको अपॉइंट किया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में। इन्होंने कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स इन सभी क्षेत्रों में 37 साल की अपना करियर पूरा किया है। डीएलएफ बहुत पुराना रियल एस्टेट ग्रुप है। इसकी स्थापना 1946 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम और इसके चेयरपर्सन है राजीव सिंह। कौन है? राजीव सिंह। ये कौन सी भारतीय रेसलर है जो कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 में डिस्क्वालीफाई हो गई अपने फाइनल से पहले? तो ये है विनेश फोगाट। ये अपने आप में काफी दुखद है और पूरा भारत दुखी है। मैंने आपको कल भी बताया था कि विनेश फोगाट जो है ये पहली ऐसी भारतीय रेसलर बन गई हैं जो कि ओलंपिक्स में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई थी। लेकिन हुआ क्या कि ये 50 केजी वेट कैटेगरी में इस बार खेल रही थी। मतलब अपने करियर में सबसे कम केजी वेट कैटेगरी में इस बार खेल रही थी। लेकिन होता क्या है कि हर एक मैच से पहले जो खिलाड़ी होता है उसका वजन किया जाता है। तो इनका वजन 50 किलो 100 ग्राम निकला। मतलब 100 ग्राम एक्स्ट्रा वजन निकला जिसकी वजह से मैच से पहले ही इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये कौन से ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 3000 मीटर की स्टेपल चेस में फाइनल में क्वालिफाई किया पेरिस ओलंपिक्स में? तो ये पहले ऐसे आज तक के भारतीय खिलाड़ी हैं अविनाश साबले। आज तक इससे पहले कोई भी भारतीय 3000 मीटर की स्टेपल चेस में नहीं अपीयर हुआ है ओलंपिक्स में। अगर रैंक की बात करें तो इनकी रैंक रही 11वीं इसमें। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो नहीं रहे, लेकिन ये जो इन्होंने 3000 मीटर का स्टेपल चेस पूरा किया है इसके लिए इन्होंने 8 मिनट 14 सेकंड का समय लिया। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो नंबर 1 पे इसमें कौन से खिलाड़ी रहे? अगर आपको नहीं पता है तो कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? नेशनल जेवलिन डे हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। और आपको पता है ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए। और नीरज चोपड़ा पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने किसी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड जीता हो। इस वजह से भारत सरकार ने उसी के बाद ये अनाउंस किया था कि अब से हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 2022 में हमने इसे मनाया, 2023 में मनाया, 2024 में इस साल मना रहे हैं जिनके लिए भारत सरकार की तरफ से वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी लॉन्च करी गई है। तो ये 3 देश हैं, एक तो जापान हो गया,
दूसरा साउथ कोरिया हो गया और तीसरा हो गया यूनाइटेड अरब अमीरात। इन तीनों देशों से अगर कोई भी व्यक्ति भारत में घूमने के लिए, बिजनेस के लिए या किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आना चाहता है, तो वो वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी पर आ सकते हैं। इस फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि आप अपना पासपोर्ट लीजिए, अपनी टिकट कराइए और टिकट करा के सीधे आप भारत आ जाइए। भारत में इमिग्रेशन काउंटर में ही आपका वीजा बना दिया जाएगा। इतना ही नहीं, भारत सरकार की तरफ से इस टाइम पर पूरे दुनिया के 167 कंट्रीज को इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवलिंग वीजा की भी परमिशन दी गई है। मतलब आप वीजा की अपनी हार्ड कॉपी लिए बिना मोबाइल पे भी रख सकते हैं, तो वो भी आपका एप्लीकेबल माना जाएगा। तो फिलहाल ये तीन देश हैं जिनको वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी दी गई है। और ये जब फैसिलिटी कोई भी कंट्री देता है तो उस कंट्री की रेपो के बेसिस पर देता है। हर एक देश को वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी नहीं दी जाती है, वरना ऐसे तो बहुत सारी घुसपैठ हो जाएगी, बहुत सारे क्राइम्स होने लगेंगे। फिलहाल अगर बात करी जाए तो एक चीज और ध्यान रखनी है। 6 ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां पर यह चीज इन तीन देशों के नागरिकों के लिए अवेल होगी। मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, और कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बैंगलोर। ये 6 एयरपोर्ट हैं, इन्हीं पर यह फैसिलिटी अवेल करी जा सकती है। भारत सरकार के द्वारा ये कौन से दो अभयारण्य हैं या फिर दो सेंचुरी हैं जिनको पिकॉक सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया है? मतलब यहाँ पर मोरों की तादाद इतनी है कि इस वजह से इनको पिकॉक सेंचुरी अब से डिक्लेयर कर दिया गया है। तो एक तो है आपकी आदि चुंचनगिरी सेंचुरी। ये कहाँ पड़ती है? तो ध्यान रखिए, ये पड़ती है कर्नाटक में। और दूसरी है चुलन्नुआर। क्या नाम है? चुलन्नुआर। ये पड़ती है केरल में। तो कर्नाटक की और केरल की इन दोनों बर्ड सेंचुरीज को अब पीकॉक सेंचुरीज डिक्लेयर कर दिया गया है। और जो आदि चुंचनगिरी है, इसकी स्थापना 1981 में करी गई थी। और चुलन्नुआर जो है, इसकी स्थापना सन 1996 में करी गई थी। बाय द वे, केरल में इस टाइम पर मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। यहाँ पे गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और कर्नाटक की अगर बात करें तो यहाँ पे सीएम है सिद्धार्थ मैया और गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। किसने? हेमंत सोरेन ने। और इसको झारखंड के अंदर जितना भी मेडिकल स्टाफ है उन सभी के लिए लॉन्च किया गया है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो मेडिकल में दूसरा स्टाफ हो। झारखंड सरकार के द्वारा ये आदेश दिए गए हैं कि हर एक मेडिकल स्टाफ को जैसे ही वो अपनी ड्यूटी पर आते हैं तो बायोमेट्रिक के थ्रू थ्रू तो अटेंडेंस लगानी है। साथ में इस पोर्टल में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। मतलब लॉगिन करके एक अकाउंट दिया जाएगा, वहां पे भी लॉगिन करना है, जिससे कि डबल क्रॉस चेक हो सके कि हाँ, आपने एंट्री कर ली है अपनी जॉब पे और वो भी इतने टाइम पे। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से निर्देश भी दिए गए हैं कि पूरे झारखंड के अंदर जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें 24/7 फैसिलिटी दी जाए। मतलब 24/7 सारा स्टाफ और कोई ना कोई डॉक्टर उपस्थित जरूर हो। आज 9 अगस्त है, आपको पता ही है। और एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम की डेट आपकी आ चुकी है। मैंने कल भी टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर दिया था शाम को। तो जो डेट है ये है 9 सितंबर। 9 सितंबर से आपके एग्जाम चालू हैं और ये 26 सितंबर तक चलेंगे। मतलब आपके पास ले देकर सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है, कंप्लीट 30 दिन। इस 30 दिन में आप बैच लाइव कोई भी पूरा नहीं कर सकते हैं। मेरा ये फाउंडेशन बैच आप अवेल कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। 50% डिस्काउंट चल रहा है, अभी भी समय है, ये मौका ना जाने दीजिए। ये सारा सिलेबस आप अगले 10 से 15 दिन में खत्म करिए और उसके बाद जो भी मैं रिवीजन यूट्यूब पर कराऊंगा वो सारा आप करके जाइए। मैं भी देखता हूँ इस बार सिलेक्शन कैसे नहीं होता है, लेकिन जब आप पहल ही नहीं करेंगे तो टाइम ऐसा ही पास चला आएगा। आज 30 दिन बचे हैं, कल 20 बचेंगे, फिर 10 दिन और फिर एग्जाम की डेट आ जाएगी, होगा कुछ नहीं। इसके अलावा आप जीएस जीके के साथ रीजनिंग का भी बैच अवेल कर सकते हैं। 2 in 1 बैच है। इन सभी बैचेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डायरेक्टली जाके भी आप अवेल कर सकते हैं। और इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो अगले 1 साल तक आपके पास रहेगी। 1 साल तक 24/7 आप कभी भी अवेल कर सकते हैं। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं राइट टू एजुकेशन का जो अधिकार है ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज की बात यहीं तक रहेगी, कल फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।